अस्सलाम वालेकुम। JCRT DG स्कूल में एक बार फिर से आप सबका खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद हसन अंसारी और आज नवाए उर्दू से हम पढ़ेंगे उर्दू अदब की तारीख। इस हिस्से में हम उर्दू की आगाज व इर्तिका, हजरत अमीर खुसरू और मिर्जा गालिब पर तफसील से बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले उर्दू की आगाज व इर्तिका पर एक नजर डालते हैं। हिंदुस्तान शुरू ही से मुख्तलिफ तहजीब व सकाफत का गहवारा रहा है। ज़माना कदीम से ही यहाँ वक्फे से मुख्तलिफ कौमें आती रही हैं और फिर इस सरजमीन का हिस्सा बन गई हैं। इन कौमों में द्राविड़, आर्यन, तुर्की, फारसी और अरबी नस्ल के अलावा मंगोली, तातारी और दीगर नस्ल के लोग शामिल हैं। इनमें से हर एक की तहजीब और जबान ने यहाँ के तमद्दुन पर अपना गहरा असर डाला और एक मिली जुली तहजीब और जबान परवान चढ़ने लगी। यह तहजीब हमारे लिए एक सरमाया है। इनमें से हर एक तहजीब और जबान ने यहाँ के तमद्दुन पर अपना गहरा असर डाला और एक मिली जुली तहजीब और जबान परवान चढ़ने लगी। ये तहजीब गंगा जमनी तहजीब के नाम से जानी गई और जबान कभी खड़ी बोली तो कभी हिंदवी, हिंदुस्तानी और फिर उर्दू के नाम से कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुश्तरका तहजीब जबान बन गई। जहां तक इसकी इब्तिदा का ताल्लुक है, हिंद आर्याई के मुख्तलिफ शाखों से मिलकर ये जबान परवान चढ़ी है। इनमें सिंधी भी है और पंजाबी भी, अवधी भी है और गुजराती भी। इसलिए बाज लोगों ने इसे पंजाबी से निकलने वाली जबान बताया है तो बाज ने सिंध को जाए पैदाइश करार दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि ये सारे नजरियात अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। इनकी हकीकत वैसी है जैसे 7 अंधे हाथी को देखने निकले और हाथी के पास पहुंचकर एक ने उसका पैर टटोल कर देखा तो कहा कि हाथी खंभे जैसा होता है, तो दूसरे ने उसके दुम को पकड़ा और कहा हाथी रस्सी जैसा होता है। किसी का हाथ हाथी के दांत पर गया तो उसने बताया कि हाथी बर्छी जैसा होता है। कहने को तो कोई गलत नहीं कह रहा था लेकिन कोई सही भी नहीं। उर्दू की इब्तिदा के नजरियात की सूरत यही है। बस इतना जान लीजिए कि ये वो जबान है जो अलग अलग इलाकाओं में अपने अपने तौर पर परवान चढ़ी और फिर आपस में मिलकर एक भरपूर जबान की सूरत अख्तियार कर गई जो हमारी उर्दू है। हजरत अमीर खुसरू 1253 ईस्वी में सुल्तान शम्स उद्दीन अल्तमश के अहद में कस्बा पटियाली जिला एटा आगरा में पैदा हुए। आप बाप की तरफ से तुर्क और माँ की जानिब से हिंदुस्तानी थे। खुसरो ने सुल्तान गयासुद्दीन से लेकर सुल्तान मोहम्मद तुगलक तक
11 शाहाने दहली का जमाना देखा और 7 बादशाहों की मुलाजमत की। शायरी का शौक इब्तिदाई उम्र ही से था। गजल, मसनवी, कसीदा और रुबाई पर दस्तरस रखते थे। सच तो यह है कि सुल्तानुश्शोरा तोतिए हिंद हजरत अबुल हसन अमीर खुसरो दहलवी उन बाकमाल हस्तियों में हैं जो सदियों में पैदा होती हैं। हजरत अमीर खुसरो शायर व अदीब के अलावा सिपाही, सूफी, माहिर लसानियात, मौसीकी, रवादारी के अलमबरदार थे। उन्होंने गज़लों, नज़मों, गीतों, दोहों में अपने हुनर का जौहर दिखाया। 13वीं सदी के निस्फ अव्वल में आपने अपनी तसानीफ और अमली जिंदगी के जरिए जो पैगाम दिया था आज भी अहमियत का हामिल है। खुसरो ने ब्रज भाषा की जमीन में फारसी का बीज बोया। पहले वो हिंदी बनी, फिर रखेता कहलाई और आखिरकार उर्दू के नाम से मशहूर हुई। अमीर खुसरो एक आलिम, सूफी बुजुर्ग, अदीब और मशहूर शायर थे। उन्हें अरबी, फारसी और संस्कृत जबानों पर पूरी कुदरत हासिल थी। खुसरो फन मौसीकी में खास महारत रखते थे। सितार के मौजिद अमीर खुसरो ही हैं। पीर व मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया की जुदाई में अमीर खुसरो का दिल सिर्फ शायरी ही से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बेजार हो गया था और आखिरकार 28 सितंबर 1325 को जहाने फानी को खैराबाद कहा। मुख्तसर यह कहा जा सकता है कि उर्दू अदब में अमीर खुसरो का मर्तबा अदबी से ज्यादा तारीखी है। उनकी शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि वह अपने समाज और अवाम से इंतहाई करीब और उनके जज्बात व एहसासात से पूरी तरह हम आहंग हैं। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और जी हाँ, अब हम उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब पर बातचीत करेंगे। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब उर्दू के अजीम तरीन शायरों में से एक हैं। उनके दम से उर्दू शायरी की दुनिया में एक इनकलाब पैदा हो गया और बकौल अल अहमद सरूर कि हमारी शायरी जो गालिब से पहले सिर्फ दिलवालों की दुनिया थी, गालिब ने उसे जहन दिया। उन्होंने गज़ल में नए नए मज़ामीन और नए नए मौज़ूआत दाखिल किए और इसके मौज़ूआत को बहुत वसी कर दिया। गालिब का नाम असदुल्ला खान था। पहले असद तखल्लुस करते थे, फिर गालिब अख्तियार किया। मिर्ज़ा गालिब 1797 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए। उनके वालिद अब्दुल्ला बेग खां और चचा नसरुल्ला बेग खां फौज में मुलाजिम थे। मिर्ज़ा अभी 5 बरस के थे कि यतीम हो गए। चचा ने परवरिश की जिम्मेदारी संभाली, मगर 4 साल बाद उन्होंने भी दुनिया को खैराबाद कह दिया। नवाब इलाही बख्श की बेटी से शादी हो गई तो मिर्ज़ा ने दिल्ली को वतन बनाया। यहाँ आकर शायरी की तरफ पूरी तवज्जो दी। मिर्ज़ा ने फारसी में खूब महारत हासिल कर ली थी। गालिब को अपनी फारसी दानी पर भी नाज था और फारसी शायरी पर भी
لیکن اصلیت یہ ہے کہ ادب میں ان کا مقام ان کی اردو نثر و نظم کے سبب ہے۔ اردو شاعری کے علاوہ اردو نثر پر بھی مرزا کا بڑا احسان ہے۔ ان کے خطوط سے ہی آسان اور عام فہم اردو کی بنیاد پڑی۔ ان سے پہلے بھی اردو میں خط لکھے گئے، لیکن ان میں عبارت آرائی اور بناوٹ کو بڑا دخل ہوتا تھا۔ لمبے لمبے القاب لکھے جاتے تھے۔ انہوں نے اس طرح خط لکھے کہ آدھی نہیں پوری ملاقات کا مزہ آئے۔ ان کے خطوط کی ایک اور خاص بات ان کی شوخی اور ظرافت ہے۔ نجی زندگی میں بھی وہ ہر وقت ہنستے ہنساتے رہتے تھے۔ خطوط میں بھی انہوں نے یہی کیا۔ ایک جگہ خود لکھتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات لکھوں جو پڑھے خوش ہو جائے، اور وہ یہی کرتے تھے۔ دوسروں کو خوش کرنا انہیں خوب آتا تھا۔ خطوط میں ہنسی کی بات لکھنے کے مواقع نکالتے تھے۔ غزل میں انہوں نے حسن و عشق کے سوا اور بہت سے مضامین داخل کیے۔ انہوں نے پوری زندگی کو دیکھا، اس پر غور کیا اور اس کے مختلف پہلوؤں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ اس سے اردو غزل کا دامن بہت وسیع ہو گیا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی وفات 1869 میں ہوئی۔ عظیم شاعر بھلے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن ان کی شخصیت اور شاعری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں میں قائم ہے۔